हु, विच, दैट, ये तीन शब्द अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम एक बहुत ही आसान गाइड के साथ इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सवाल यही उठता है कि कब हु लगाना है, कब विच और कहां पर दैट फिट बैठता है। चलिए मिलकर इन सारे नियमों को एकदम आसान बना देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस आखिर होते क्या हैं। फिर सजीव और निर्जीव वाला सबसे जरूरी नियम देखेंगे। उसके बाद वर्ब का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो जानेंगे। फिर हु और हुम की पहेली सुलझाएंगे और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं क्या भला? सीधी सी बात है, ये वो शब्द हैं जो हमारे आइडियाज को आपस में जोड़ते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच या दैट एक पुल की तरह काम करता है। ये किसी वाक्य के एक हिस्से को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है ताकि बात पूरी हो सके। अब एक बहुत जरूरी बात, इनकी जगह। नियम ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के ठीक बाद आना चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी नियम पर, जो हु और विच की आधी से ज्यादा कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये नियम है सजीव और निर्जीव का। देखिए, रूल बहुत ही सिंपल है। हु का इस्तेमाल हमेशा सजीव चीजों के लिए होता है, मतलब इंसान और जानवर। विच का इस्तेमाल होता है निर्जीव चीजों के लिए, और दैट इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए चल जाता है। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। राम इज द बॉय हु हैज पास्ट। यहां पर बॉय एक जीता जागता इंसान है ना? तो इसीलिए यहां हु का इस्तेमाल एकदम सही है। यहां विच नहीं लगा सकते। और इस दूसरे उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। दिस इज द पेन विच आई बॉट येस्टरडे। यहां पेन एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके साथ विच का यूज किया गया है। सिंपल। ठीक है, तो कौन सा प्रोनाउन लगाना है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब वर्ब का क्या? तो हमारा तीसरा सेक्शन इसी बारे में है। नियम ये है कि वर्ब जो है वो प्रोनाउन से नहीं बल्कि प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से अग्री करेगा। ये वाला उदाहरण बहुत लोग गलत करते हैं, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखा, यहां एम लगा है, इज नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ब हु के लिए नहीं बल्कि उससे ठीक पहले जो आई आया है उसके लिए लगा है। अब ये वाला केस देखिए। ये थोड़ा ट्रिकी है, पर लॉजिक वही है। वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ट। यहां हैव लगा है, हैज नहीं। इसका कारण यह है कि हु से ठीक पहले बॉयज है, जो कि प्लूरल है। वर्ब वन के हिसाब से नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है, हु लगाएं या हुम। ये पूरी पहेली सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। इसका एक सीधा साधा टेस्ट है। हु होता है काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट। जैसे द डॉक्टर हु केम, यहां आने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर, तो हु लगेगा। और हुम होता है जिस पर काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट। जैसे द डॉक्टर हुम आई मेट, यहां मिलने का काम कौन कर रहा है? मैं। और किससे मिल रहे हैं? डॉक्टर से। तो डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हुम लगेगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। द डॉक्टर होम आई मेट वॉज राम्स ब्रदर। यहां होम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मेट यानी मिलने का काम आई कर रहा है, और वो मिल रहा है डॉक्टर से। तो डॉक्टर यहां ऑब्जेक्ट है। और अब ठीक इसके उलट ये दूसरा वाक्य देखिए। द डॉक्टर हु केम हियर वॉज माई ब्रदर। यहां हु सही है, क्योंकि केम यानी आने का काम खुद डॉक्टर ही कर रहा है, वो उस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अब तक हमने जनरल नियम देखे, पर अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हु या विच नहीं, सिर्फ और सिर्फ डैट ही लग सकता है। ये कुछ शब्द हैं, इन्हें आप एक तरह से मैजिक वर्ड समझ लीजिए। जब भी वाक्य में ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग या फिर ब्रेवेस्ट, बेस्ट जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स दिखें, या फिर द सेम लिखा हो, तो इनके बाद आंख बंद करके दैट लगा दीजिए। यहां देखिए, ब्रेवेस्ट शब्द आया है। मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन दैट आई नो। और नियम क्या कहता है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा, हु नहीं। और बिल्कुल यही बात इस मशहूर कहावत में भी लागू होती है। वाक्य की शुरुआत ऑल से हो रही है,
इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है, ऑल विच ग्लिटर्स नहीं। हाँ, एक और छोटी सी बात, द सेम के बाद कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कभी दैट लगता है और कभी एज, पर वो अपने आप में एक अलग नियम है। तो इस कहावत को हमेशा याद रखिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये उस स्पेशल रूल का एकदम परफेक्ट उदाहरण है जो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो लीजिए, सारे नियम अब आपके पास हैं। अब बताइए, सबसे पहले कौन सा अंग्रेजी का सेंटेंस सुधारने वाले हैं?